तो हेलो हाय नमस्ते, कैसे हैं सब लोग। होपफुली सब बढ़िया मज़े में। नेक्स्ट वाले टॉपिक के ऊपर बात करने की बारी आ गई है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके बाद एक चैप्टर और रहेगा जो इलेक्ट्रिसिटी से और इन कंसेप्ट के साथ डील करेगा। उसके बाद ये एक छोटा सा हिस्सा फिजिक्स का क्लोज हो जाने वाला है। बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट। 10th स्टैंडर्ड के अंदर जब हम लोग 10th में थे स्टेट बोर्ड में, तो वहाँ पे फैराडे नाम के एक साइंटिस्ट थे। वहाँ पे नहीं थे पर वहाँ पे हमने इनके बारे में पढ़ा था। फैराडे क्या बोलते थे? फैराडे ने एक बात बोली थी कि व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर, व्हेन अ करंट, जिन लोगों ने 10th अच्छे से पढ़ी होगी उन लोगों को याद रहेगा, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर कट्स, एक्चुअली करंट कैरिंग नहीं होना चाहिए, करंट तो अब इंड्यूस होएगा। व्हेन अ कंडक्टर, ऐसे लिखता हूँ, कट्स मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, magnetic lines of forces, current is induced in the conductor। ये बात उन्होंने हमको पिछले पिछले चैप्टर्स थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी ऐसा नाम का चैप्टर था। वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कैसे कैसे इफेक्ट उसके जनरेट हो रहे थे। जनरेटर पढ़ने के पहले हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा हुआ था। जनरेटर के पहले पहले हमको इसका अंदाज़ा लग चुका था। इसके बाद हम लोगों ने करना वहाँ पे स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे क्या फैराडे बताने की कोशिश कर रहे थे कि अगर मैं क्या करूँ कि एक मैग्नेट लेकर के आऊँ, इस मैग्नेट को नाम दे देता हूँ नॉर्थ और साउथ पोल दे देता हूँ, ठीक है। और इसके अगल बगल में कोई कंडक्टर लेकर के आ जाता हूँ, इसके अगल बगल में एक कंडक्टर लेकर के आ जाता हूँ। अब इस कंडक्टर को ऐसे समझने की कोशिश करनी है हमको कि ये जो मेरा मैग्नेट है इसके अंदर से क्या निकल रही है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही है। ऐसे जानते हो इस तरीके से काम करती है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इसके अंदर से क्या कर रही है, निकल रही है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इसके अंदर से निकल रही हैं। तो ये कंडक्टर को अब मैं क्या कराने की कोशिश करता हूँ, देखना है यार वो भी सिलेक्ट हो गया, चलो ठीक है। अगर मैं इसको टच कराऊं और इसको इसके अगल बगल मोशन देने की कोशिश करूं थोड़ा सा, तो मुझको क्या फील होएगा, मुझको फील होएगा कि ये जो मेरा कंडक्टर है, ये जो मेरा कंडक्टर है, ये क्या कर रहा है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को क्या कर रहा है, थोड़ा थोड़ा कट कर रहा है। जब इसको मैं आगे पीछे या इसके अंदर से ही इसे पास करना स्टार्ट कर दूं, इसके अंदर मोशन दिखाना ये शुरू कर दे, तो ऑटोमेटिकली क्या होना शुरू हो जाएगा कि इस कंडक्टर के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा, ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग वोल्टेज नाम से अभी तक पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। अभी एक नेचुरल फेनोमेना है, इस वजह से इसके ऊपर ज़्यादा सिर पटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको क्या बोला जाता है, वोल्टेज। और अगर तुमने किसी कंडक्टर को वोल्टेज दे दिया तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही है। इसके अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो क्या करेंगे, अगर पोटेंशियल मिल गई उनको किसी तरफ तो मूव करना स्टार्ट कर देंगे। क्या इंड्यूस होना शुरू हो गया, इसके अंदर करंट इंड्यूस होना स्टार्ट हो चुका है। इसके अंदर से क्या होने लगा है, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो चुका है। 10th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने पढ़ा था। 10th स्टैंडर्ड में फैराडे ने हमको बताया था कि वरना कंडक्टर कट्स मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, किसी भी तरीके से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के साथ अगर वो इंड्यूस मतलब इंटरफेरेंस बना रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसके अंदर एक अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस होने वाला है। ये बात हमको वहाँ पे बताई गई थी। लेकिन ये जो कुछ भी तुम देख रहे हो यहाँ पर, इनको तुमने क्या बोला, तुमने बोला कि ये क्या है, मैग्नेटिक लाइंस है ऑफ फोर्सेस, सही है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है, सही है। अब यहाँ तो पिछले चैप्टर जिन लोगों ने पढ़ा होगा उन लोगों को मालूम है कि इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है। इलेक्ट्रॉन भी जब रिवॉल्व कर रहा होता है तो इट इज़ अ चार्ज रिवॉल्विंग इन अ लूप। ये भी क्या बनाता था, मैग्नेटिक फील्ड बनाता था नॉट। तो सब चलो उतना आगे नहीं ले जा रहा हूँ, फिलहाल ये कॉन्सेप्ट को लेकर याद रखो कि अब फिलहाल जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो देखना कि यहाँ पर इसको तुम बोलते हो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को एकत्रित कर दिया जाए, ज्वाइंट कर दिया जाए, तो इसको हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और यही मैग्नेटिक फील्ड एक सर्टन हिस्से में से जो बाहर निकल रही होगी उसको बोलना शुरू कर देंगे हम मैग्नेटिक फ्लक्स। फिर से जो पिछले चैप्टर्स जिन लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह नहीं पढ़े हैं उनको थोड़ा सा परेशानी होगी, फिर से बताता हूँ। ये सब मैग्नेटिक, एक एक लाइन को मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बोलोगे। ये जो अगल बगल पूरा इंटरफेरेंस बना रहा है इसको क्या बोलना शुरू कर दोगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलना स्टार्ट कर दोगे। और एक छोटा सा हिस्सा कंसिडर कर लोगे, इस हिस्से में से कितने मैग्नेटिक लाइंस बाहर निकल रहे हैं, इस हिस्से में से कितने मैग्नेटिक लाइंस बाहर निकल रहे हैं, उसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलना स्टार्ट कर दोगे। क्या बोलना स्टार्ट कर दोगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से डिनोट किया जाएगा, दैट विल बी मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी फाई से डिनोट किया जाएगा, दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। जिन लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेरे साथ, रैंडमली कहीं भी पढ़ा हुआ है, उन लोगों को ये बात याद रहेगी। तो ये छोटी सी बात तुम लोगों को अभी के लिए
याद रखना है, चैप्टर हमारा इतने बेसिक्स को पकड़ के आगे चलने वाला है। बढ़ते हैं। देखो अब यही बात वहीं पे बताने की कोशिश हुई है, लेकिन मैंने तुमको जैसे समझाया कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोगों ने उसको पढ़ा था किस टर्म्स में, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के टर्म्स में। अब चैप्टर उसको फ्लक्स बोलकर शुरू कर देगा संबोधित करना, उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा, फ्लक्स बोलना स्टार्ट करते हैं। हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बोलते हैं, वो सब जमा होकर के क्या बन जाती है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। मैग्नेटिक फील्ड को एक सर्टन एरिया में से कंसिडर करके देखा जाए तो उसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलना स्टार्ट कर देते हैं, जानते हो। तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस शब्द इस्तेमाल होने के बजाय मैग्नेटिक फ्लक्स यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बस वही बताने की कोशिश हो रही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने अभी तुमको 2 मिनट पहले वो एग्जाम्पल दिखाया, मैंने अभी तुम लोगों को ये करके दिखाया कि मैंने क्या लिया, मैंने एक मैग्नेट लिया नॉर्थ साउथ, मैंने क्या किया, इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, इमेजिनरी है, अब इमेजिनरी ही रखो उसको थोड़ी देर के लिए। मैंने इसके अंदर क्या लगाया, कंडक्टर रखा, कंडक्टर को मैंने क्या करने की कोशिश की, ठीक है। इस मैंने क्या लिया, मैंने नॉर्थ साउथ शेप का मैग्नेट ले लिया, इसके अगल बगल मैंने क्या रखा है, कंडक्टर रखा है। कंडक्टर को मैं क्या कराने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड से, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही होगी उसके अंदर से कंडक्टर क्या करेगा, पास करेगा। जब भी कंडक्टर इसमें से पास होगा तो इस कंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। ये बात हम लोग बोल रहे हैं। तो पहली चीज़ जो मुझको समझ में आई है वो ये है कि सबसे पहले तो इंडक्शन होता है विथ मोशन। किसकी वजह से होता है, मोशन। मोशन किसका हो सकता है, आइदर मैग्नेट का हो सकता है और किसका हो सकता है, कॉइल का हो सकता है। तो ये कॉइल है, ये बार मैग्नेट है, मैं बार मैग्नेट को आगे पीछे करा सकता हूँ। इमेजिन करो जनरेटर है, जनरेटर के अंदर एक कॉइल होती है जो घूमते रहती है। घूमती है मतलब क्या करती है, दोनों मैग्नेट्स के बीच के मैग्नेटिक फील्ड को कट करती है। तो क्या हो रहा है वहाँ पे, मोशन हो रहा है, ठीक है। तो पहली तरीका क्या हुआ इंडक्शन होने का, पहला तरीका तो होगा मोशन का। अब इधर तो मैग्नेट को गोल गोल घुमाओ, कॉइल को स्टेशनरी रखो, या कॉइल को गोल गोल घुमाओ, मैग्नेट को स्टेशनरी रखो, इधर दोनों के बीच में क्या होएगा, मोशन होने वाला है, ठीक है। अब ये मोशन 3 तरीके से काम करेगा। एक तरीके पे तो ये कैसे रह सकता है, रेस्ट पे, एक तरीके से रेस्ट पे रह सकता है और ये मोशन में रह सकता है। एक टाइम पे कॉइल को रेस्ट पे रख दो, मैग्नेट को मोशन दे दो, मैग्नेट को आगे पीछे कराना शुरू कर दो। एक टाइम पे दोनों को मोशन देना स्टार्ट कर दो, दोनों को आगे पीछे करना स्टार्ट कर दो, दोनों को आगे पीछे करना स्टार्ट कर दो। इनके बीच में जो मोशन हो रहा है, इस मोशन को इसीलिए क्या बोला जाता है, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन जितना ज़्यादा हाई होगा, ईएमएफ उतना ही ज़्यादा क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है, ठीक है। लेकिन मोशन वो कॉज नहीं है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। इसके अंदर ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है वो फ्लक्स की वजह से प्रोड्यूस होता है। किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, फ्लक्स की वजह से प्रोड्यूस होता है। जब हम इसको आगे पीछे करते हैं तो ये कंडक्टर ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस के साथ डील करता है। जब ये नज़दीक आ जाता है तो ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस के साथ डील करता है, जब ये दूर चला जाता है तो कम मैग्नेटिक लाइंस के साथ डील करता है। ये दूर आने और नज़दीक जाने में एक चीज़ यहाँ पे प्रोड्यूस होती रहती है, वो है चेंज इन फ्लक्स। क्या होता रहता है यहाँ पे, फ्लक्स चेंज होता रहता है। फ्लक्स चेंज होते रहता है मतलब मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरफियरेंस बदलता रहता है। मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरफियरेंस बदलने का मतलब है कम ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को टच करता है, समझता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। मोशन के साथ क्या प्रोड्यूस हो रहा है, फ्लक्स में चेंज, जो किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल विच इज प्रोड्यूसिंग ईएमएफ। ईएमएफ डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ फ्लक्स दैट हैज चेंज्ड। फ्लक्स के ऊपर नहीं डिपेंड करता, फ्लक्स में कितना बदलाव आया है इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। इस वजह से एक जगह और हमको इस टाइप की इंडक्शन देखने को मिलती है, ठीक है। अब वो सेकंड टाइप क्या बन जाता है, सेकंड टाइप बन जाता है जिसके अंदर हम मैग्नेट का इस्तेमाल नहीं करते, 2 कॉइल्स का इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 कॉइल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है। इस बैटरी मैंने यहाँ पे लगा रखी है, इस बैटरी को मैंने करंट देना स्टार्ट किया। शुरुआत में करंट था 0 वोल्ट, फिर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, 2 वोल्ट का लगाया, 3 वोल्ट का लगाया, 4 वोल्ट का लगाया। जैसे जैसे इसके अंदर से करंट इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे इसमें से करंट इंक्रीज हो रहा है, तो हम लोग एक बात जानते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो ये अपने अगल बगल क्या कर ले रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना ले रहा है, ठीक है। जब इसमें से करंट ज़्यादा डाल रहे हो तो इसके अगल बगल क्या बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। जब इसके अंदर तुमने 4 वोल्ट करंट डाला तो कुछ अलग मैग्नेटिक फील्ड बनी, 3 वोल्ट करंट डाला अलग मैग्नेटिक फील्ड बनी थी, 2 वोल्ट करंट डाला अलग मतलब अलग इंटेंसिटी की, ठीक है। फिर 1 वोल्ट करंट डाला अलग इंटेंसिटी की मैग्नेटिक फील्ड बनी थी, 0 वोल्ट पे कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनी थी। तो 0 से 4 चलते भर में मुझको लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हुई है कुछ ना कुछ। जैसे जैसे तुम करंट चेंज कर रहे हो क्या चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है।
मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि फ्लक्स चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड एक ही चीज़ है, बस मैग्नेटिक फील्ड को रैंडमली हम देखते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया। तो यहाँ पे भी मुझको क्या देखने को मिल गया, फ्लक्स देखने को मिल गया। ये फ्लक्स के वजह से इसके अंदर से इसको कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड का डिफरेंस, क्योंकि इसके अंदर जो है फ्लक्स कम ज़्यादा हो रहा है, या फिर समझो इसके अंदर से मैग्नेटिक लाइंस जो हैं ज़्यादा कम इंटेंसिटी की डेवलप हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा कम हो रही है। वो मैग्नेटिक फील्ड को ये क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है। इसके अंदर क्या होना शुरू हो जाएगा, इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। ईएमएफ इंड्यूस होने का मतलब वोल्टेज होगा, वोल्टेज का मतलब इसमें से करंट जाना है, जो हमारा गैल्वेनोमीटर चेक करके हमको बताएगा। डिफ्लेक्ट करने लगेगा क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। इसी को म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बोला जा सकता है, थोड़ी देर के लिए समझेंगे हम लोग, ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह जब पढ़ेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे तो समझ में आएगा हमको ये बात, ठीक है। तो हमको दो तरीके से यहाँ पे समझ में आई है बात। एक तो हमको चेंज इन फ्लक्स जो है वो किसके वजह से मिलता है, मोशन कम ज़्यादा होने की वजह से, रिलेटिव मोशन की वजह से। दूसरा हमको चेंज इन फ्लक्स मिलता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग करंट के वजह से, ठीक है। तो हमारा जो ईएमएफ है डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। इंड्यूस्ड जो इंडक्शन होगा, इंडक्शन होना मतलब इंड्यूस्ड करंट, उसके अंदर जो प्रोड्यूस होने वाला है, ठीक है, दैट ईएमएफ डिपेंड्स ऑन फर्स्ट रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल। मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन के द्वारा जो कुछ भी थ्रू होता है उसको, उससे हमको ईएमएफ मिलेगा मैक्सिमम, ठीक है। सेकंड किससे मिलने वाला है, सेकंड हमको मिलने वाला है चेंज इन करंट। करंट के वजह से जो बदलाव आ रहा है उसके वजह से हमको क्या मिलने वाला है, डी फाई मिलने वाला है, एंड डी फाई विल कॉज ईएमएफ इंडक्शन। इस तरीके से चीज़ें इंड्यूस होती है, समझ में आ रहा है, सिंपल है। अब ये जो मोशन वाला हिस्सा है इसको हम लोग कहाँ देखने वाले हैं, मोटर में, जनरेटर में। बोलोगे जनरेटर में दिखना चाहिए, मोटर में क्यों दिख रहा है, सेल्फ इंडक्शन नाम का एक कॉन्सेप्ट मोटर में भी दिखता है, समझेगा, ठीक है। मोटर और जनरेटर के अंदर मोशन होता है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी वहाँ प्रोड्यूस होगी, ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी ही बनेगी ना, वहाँ पे देखना है। चेंज इन करंट का हम लोग देखेंगे, इसको म्यूचुअल इंडक्शन नाम का एक कॉन्सेप्ट है, उसमें देखेंगे। सेल्फ इंडक्शन के अंदर भी थोड़ा सा ही दिखाई देने वाला, म्यूचुअल इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्शन के अंदर ही हल्का हल्का हमको दिखाई देना, सही है, समझ में आया। बेसिस समझो कि इंडक्शन होता कैसे। तो इंड्यूस होने के लिए करंट हमको दो चाहिए, मोशन चाहिए मैग्नेट और कॉइल के बीच में। अगर अच्छा मोशन होगा मैग्नेट और कॉइल के बीच में तो कॉइल में करंट इंड्यूस होगा। अगर मैग्नेट हटा के तुमने दूसरी कॉइल रखी है, दूसरी कॉइल को करंट दे रहे हो, करंट देने की वजह से कॉइल बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, और जब करंट कम ज़्यादा हो रहा है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कम ज़्यादा हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड कम ज़्यादा हो रही है मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स कम ज़्यादा हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स कम ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब देयर इज चेंज इन फ्लक्स। Change in flux is experienced by this coil, and this coil is in return generating certain amount of EMF। समझता है, सॉर्टेड, चलते हैं। तो फैराडे ने बस यही लॉ बताएं जो कहानी मैं तुमको बता रहा हूँ, वही लॉ फैराडे तुमको बताते हैं। फर्स्ट लॉ बोलता है, जब तुमको स्टेटमेंट की तरह लिखना होगा ना इसको एग्जाम में, तो whenever there is a change in magnetic flux in a closed circuit and induced EMF is produced in the circuit। जब भी उसके अंदर चेंज आएगा उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, EMF प्रोड्यूस होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF, जो इंड्यूस्ड EMF बना हुआ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड इज इन द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जितना ज़्यादा फ्लक्स बदलेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, उसके अंदर करंट जनरेट होने वाला है, उतना ज़्यादा उसमें करंट जनरेट होगा। ये EMF इंड्यूस होने वाला है, ऐसा बोलना शुरू कर देता हूँ। EMF उतना ज़्यादा इंड्यूस होगा जितना ज़्यादा उसके अंदर फ्लक्स जो है कम ज़्यादा करने वाला है। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि इसको मैं आप ऐसे d∅ मुझको क्या लिखना चाहिए, dt लिखना चाहिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ लिखा हुआ है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब समय के साथ, ठीक है। तो अगर मैं इसको ये करने की कोशिश करूँ, प्रोपोर्शनलिटी हटाने की, तो मैं इसको स्ट्रेट में ला लूँगा, ठीक है। यहाँ तक का मेरा काम जो है सॉर्टेड है, कोई तकलीफ यहाँ पे मुझको नहीं होने वाली। अब ये जो कॉइल मैंने बना के रखी है इसके अंदर एक टर्न नहीं है, मल्टीपल टर्न्स है। मल्टीपल टर्न्स होने की वजह से क्या हो जाने वाला है, अब अगर तुम सब कुछ SI सिस्टम में रखते हो, अगर सब कुछ तुमने SI सिस्टम के अंदर रखा तो K की वैल्यू क्या हो जाने वाली है, 1 हो जाने वाली है। उसको हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो E की वैल्यू हो जाएगी हमारी d∅dt। n नंबर ऑफ कॉइल्स अगर हमारे पास लगे हुए हैं अगर, तो इससे क्या मिल रहा है मुझको, E मिल रहा है। तो अगर n नंबर ऑफ मेरे पास वो जो लूप अपने बनाया है पिछला वाला, ये जो इसके अंदर मल्टीपल टर्न्स अगर हैं तो n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए अपने को क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे n लगाना पड़ेगा, ये बनेगा d∅dt
वहाँ पे माइनस साइन लगी हुई है, वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये करंट सप्लाइड नहीं है, कैसा है, इंड्यूस्ड है, अंदर ही प्रोड्यूस हुआ है। अभी सेल्फ इंडक्शन और उसका थोड़ा सा गड़बड़ तुमको समझ में आएगा। ये एक्चुअली में क्या होता है ना कि जब कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है तो कॉइल खुद अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाना शुरू कर देती है, और जब कॉइल अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाना शुरू कर देती है तो बगल वाली मैग्नेटिक फील्ड जो इन्फ्लुएंस डाल रही थी उसको काटना शुरू कर देती है। इसकी वजह से अंदर जो ईएमएफ बनता है वो दो चीज़ों का क्या बनने वाला है, रिजल्टेंट बनने वाला है। वो कैसे काम करेगा मैं तुमको समझाता हूँ, फिलहाल के लिए सिर्फ इस एक्सप्रेशन पे ध्यान दो, ये माइनस साइन की कहानी में समझाता हूँ कैसे काम करेगी, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ में उन्होंने क्या बोला कि मैग्नेटिक फ्लक्स जितना कम ज़्यादा होगा उतना करंट प्रोड्यूस होगा। द इंटेंसिटी ऑफ द करंट या फिर द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है। तो फ्लक्स जितना भी कम ज़्यादा हो रहा है उसके हिसाब से एक्सप्रेशन तुम्हारे सामने है। दीज आर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, 10th स्टैंडर्ड में भी था, बहुत प्यार से समझाया था, यहाँ थोड़ा जोर से समझा रहे हैं, ठीक है। लेंसेज लॉ ने क्या बोला, लेंसेज लॉ ने बस वही बात अभी तुमको बताने की कोशिश की। ये क्या है, एक कॉइल है, मैं डायग्राम ज़्यादा ज़ोर से नहीं बनाऊंगा, समझ के लो आप लोग अभी इसको, कि अपने को मेन कोर पे बात करना है, फिलहाल ज़्यादा टाइम है नहीं। ये मैंने क्या लगा दिया है, ये लगा दी बैटरी। बार बार मैं तुमको ये बताने की कोशिश करूँ कि बैटरी से मैं क्या करूँगा, इसके अंदर करंट पास करने की कोशिश करूँगा। इसके अंदर करंट की वैल्यू होगी चेंज, जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेगी। इसके अंदर जो करंट आएगा वो इसको मैग्नेटिक बना देगा। पहले बात तो करंट कैरिंग कंडक्टर पोजेसेस मैग्नेटिक फील्ड। जब भी किसी कंडक्टर को करंट दोगे वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, ठीक है। तो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, करंट कम ज़्यादा करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली कम ज़्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड कम ज़्यादा होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम ज़्यादा होगा। बार बार वही बातें बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा है, चेंज इन फ्लक्स देखने को मिल रहा है। अब ये सारा चेंज इन फ्लक्स ये नज़दीक बैठी हुई दूसरी कॉइल एक्सपीरियंस कर रही है, ये भी तो एक कंडक्टर है, और ये कंडक्टर इसके अंदर प्रोड्यूस होती मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है, वो भी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है। इसका एक्सपीरियंस इससे क्या करवा रहा है, कुछ ना कुछ ईएमएफ प्रोड्यूस करवा रहा है। बोले सही है। ईएमएफ प्रोड्यूस होने की वजह से इसमें से क्या बहना शुरू हो गया, करंट बहना शुरू हो गया। ध्यान देना, बहुत मज़ेदार है। इसके अंदर से क्या बहना शुरू हो गया, करंट बहना शुरू हो गया। अब ये भी कंडक्टर में से करंट बह रहा है। इफ द कंडक्टर गेट्स करंट तो करंट कैरिंग कंडक्टर हैज मैग्नेटिक फील्ड। इसने भी कुछ ना कुछ क्या बना ली, मैग्नेटिक फील्ड बना ली। इसकी तो मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित हो ही रहा था, इसने भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बना ली। इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसकी मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना शुरू कर देती है, रिपेल करना स्टार्ट कर देती है, धक्का मारना स्टार्ट कर दी। उसकी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आने की वजह से उसमें फ्लक्स में चेंज आया, उसमें फ्लक्स में चेंज आने की वजह से इसमें करंट इंड्यूस हुआ, इसमें करंट इंड्यूस हुआ तो इसने अपनी मैग्नेटिक फील्ड बना ली। इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके ही मैग्नेटिक फील्ड को क्या करने लगी, अपोज करने लगी। समझ में आता है। इस वजह से इसके अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो प्योरली सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसके अंदर जो बन रहा है फिर इसमें जो बन रहा है, और ये बनाने की वजह से जो फिर मैग्नेटिक फील्ड बना के उसी को धक्का मारा है, इन सब चीज़ों के रिजल्टेंट पे डिपेंड करता है, जिसकी वैल्यू उसको क्या बना लेती है, थोड़ा सा नेगेटिव बना लेती है। और यही बात हमको यहाँ पे बताई हुई है, लेकिन थोड़ा सा विदेशी भाषा में बताई हुई है। कैसे, इन शॉर्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है tends to set up a current the action of which opposes the change that is causing it। ठीक है, क्या बोल रहा है, the induced EMF tends to set up a current in action which opposes the change causing it। जिस वजह से ये करंट बन रहा था इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ये उसी को क्या करना शुरू कर देता है, अपोज करना स्टार्ट कर देता है। समझ में आ रहा है, थोड़ा फोकस करोगे तो ध्यान दोगे, मेरी कहानी पे ध्यान रखोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसके अंदर जो लिखा है उसको तो लर्न कर सकते हो या फिर समझ सकते हो, वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात क्या है कि इसने इसको दिया फ्लक्स, इसने उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस किया, करंट प्रोड्यूस करके इसने अपनी मैग्नेटिक फील्ड बना ली, और अपनी मैग्नेटिक फील्ड बना करके उसी की मैग्नेटिक फील्ड को क्या करने लगा, परेशान करने लगा या अपोज करना शुरू कर दी। तो अपोजिट द कॉज, किसको अपोज करना शुरू कर देता है, जिस वजह से डेवलप हुआ है उसी को क्या करना शुरू कर देता है, अपोज करना स्टार्ट कर देता है। जमे, बस ये लेंसेज लॉ की वजह से वैल्यू क्या हो जाती है, थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि ये अंदर जो इंड्यूस हुआ ईएमएफ है वो प्योरली सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, दोनों के रिजल्टेंट पे थोड़े तरीके से डिपेंड कर रहा है, ठीक है। माइनस में समझ के रखो। अब लेंसेज लॉ एंड फैराडेज लॉ दोनों को हमको मिलाने की बारी आ गई, ठीक है। हम लोगों ने ये देखा है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। ई की वैल्यू हम लोगों ने अभी देखी, एक ही टर्न को अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ तो इन की वैल्यू 1 रख रहा हूँ, ठीक है, ऐसे कर लिया। फ्लक्स मैंने तुम लोगों को चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया के हिसाब से देख लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड जो है, अब इसके अंदर कौन सी चीज़ चेंज होने वाली है, इस बी ए को मैं इधर सब्सटीट्यूट कर दूँ तो ई की वैल्यू विल बी माइनस डी डी टी ऑफ
यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ B डॉट ए। ठीक है, कौन सी चीज़ इसके अंदर चेंज होने वाली है? एरिया चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। इतनी देर से हम देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, एरिया निकल के बाहर खड़ा हो जाएगा। दिस विल बिकम डी डी टी ऑफ बी बार एंड दैट इज इस तरीके से हम फैराडे के लॉ को और इसके लॉ को क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं और हमको एक फॉर्मूला मिल जाता है। ये तरीका हमको यूज़ करना है अभी यहाँ पे, बार बार काम आएगा। चले, तो मैं क्या बोल रहा हूँ तुम लोगों को इतनी देर से कि ये नॉर्थ है, साउथ है, कॉइल है, सही है। अब ये कॉइल ने अपने अगल बगल क्या बना के रखा, सॉरी अभी मैग्नेट ने अपने अगल बगल क्या बना के रखा है, मैग्नेटिक फील्ड बना के रखी हुई है। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये कंडक्टर कैसा कैसा मोशन दिखा सकता है, थोड़ी देर के लिए इसको उड़ा देते हैं। समझते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये कंडक्टर जो है आइदर लीनियर मोशन दिखा सकता है, सीधे चल सकता है इंसान की तरह स्ट्रेट, ठीक है, या फिर पागलपन करना शुरू कर सकता है, अंदर क्या करना शुरू कर सकता है, रोटेशनल या सर्कुलर मोशन दिखाना स्टार्ट कर सकता है। मैं बोल रहा हूँ अगर कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस को क्या कर रहा है हमारा कंडक्टर, कट कर रहा है। कट करते समय कैसा मोशन दिखा रहा है, लीनियर उसके अंदर घूम रहा है या उसके अंदर गोल गोल घूम रहा है, जैसा आपने मोटर के अंदर करने वाला है। तो गोल घूमेगा, लीनियर घूमेगा, कहाँ कैसे घूमेगा उसके ऊपर बात होने वाली। तो सबसे पहले हम कैसे घुमाने वाले हैं उसको, ट्रांसलेशनल मोशन में, मतलब उसको सीधे सीधे चलाने वाले हैं, स्ट्रेट लाइन में उसको काम कराएंगे। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में काम कराने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, एक सी शेप का लूप ले लेता हूँ और उसके अंदर एक मूवेबल आर्म रखता हूँ। ये मेरा सी शेप का कंडक्टिंग लूप है, समझो इसको कंडक्टर है तो करंट के लिए। ठीक है, ये सी शेप का मूविंग मेरा लूप है और इसका जो चौथा हिस्सा है वो क्या कर सकता है, आगे पीछे मूव कर सकता है। आगे पीछे मूव करते हुए इसकी वेलोसिटी होगी v। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, पर इतना ज़्यादा अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बात करने की जरूरत नहीं। इसका इस साइड का जो लेंथ है उसको मैंने कंसिडर किया है l, और इस लेंथ को मैंने पकड़ा हुआ है x। x जो है वो चेंज होता रहेगा। कैसे चेंज होता रहेगा, जब ये आगे पीछे मूव करेगा तो x की वैल्यू कम ज़्यादा होती रहेगी। ठीक है, हमने अभी देखा कि e की वैल्यू विल बी डी फाई बाई डी टी, नेगेटिव रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। ठीक है, फिलहाल देखेंगे उसके बारे में। फाई के बारे में हमने अभी देखा है कि इसके जगह पे हम लिख सकते हैं बी इंटू ए। पिछले वाला ही केस देखा ना, लेंस लॉ को उसके साथ मिक्स करके। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इमेजिन करो कि मेरे बोर्ड के अंदर इस तरीके से घुस रही है और ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे, एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड रखी हुई है कॉन्स्टेंट, कम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को, कंडक्टर को अंदर मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले केस में वैसे ही होता है बेसिकली, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड फिक्स्ड है, फिक्स्ड इंटेंसिटी के, उसके अंदर कंडक्टर क्या कर रहा है, आगे पीछे कर रहा है। अंदर जा रहा है ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड के साथ डील कर रहा है, बाहर निकल रहा है कम मैग्नेटिक फील्ड के साथ। डिफरेंस आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड में इसके एक्सपीरियंस में, तो इसके लिए फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इस वजह से इसमें क्या इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा। बार बार बोल रहा हूँ ताकि दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगा, बी को बाहर निकाल दिया। एरिया, एरिया देखो रेक्टेंगुलर शेप का दिखता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एल इंटू एक्स लिख लेता हूँ। अब लेंथ तो उसकी फिक्स्ड है, इसकी जो लंबाई है वो फिक्स्ड है, पर इसका ये जो पार्ट है ये कम ज़्यादा होने वाला है, तो एक्स इसके अंदर चेंज हो रहा है, इस वजह से ई विल बी इक्वल टू बी। एल को भी मैं वैसे ही रखता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ डी डी टी ऑफ एक्स। एक्स इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट, कुछ ना कुछ क्या हो रहा है उसका, डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल गिव मी वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बी एल इंटू वी। अगर मैं समझो इस बात को ध्यान से, तो इनके बीच का जो एंगल है बी बार क्रॉस वी बार ऐसे होना चाहिए एक्चुअली में। अगर मैं वेक्टर के नज़रिए से देखूँ, उसी को सुधारने के लिए इसको लिखा जा सकता है बी एल वी साइन ऑफ थीटा। लेकिन जब परफेक्ट सब एंगल मेंटेन करेंगे अपने आप में, तो वापस वैल्यू क्या बन जाएगी, बी इंटू एल इंटू वी बन जाने वाली है। ठीक है, तो मोशन हमारा कैसा था, ट्रांसलेशनल। इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट विल बी मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ इनटू द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग आर्म। जो भी आर्म उसके अंदर मूव कर रहा है उसकी लेंथ कितनी है इस पर डिपेंड करेगा। समझते हो ना, जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को टच करेगा। कितने स्पीड से मूव कर रहा है इस पर टच डिपेंड करेगा, और कितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड ही बहुत कम है तो इंडक्शन कम होगा, कंडक्टर ही छोटू सा है तो कंडक्शन भी क्या ही इंड्यूस होगा, और उसकी वेलोसिटी बहुत स्लो है तो बहुत कम चेंज को एक्सपीरियंस कर पा रहा है, इस वजह से बहुत कम होगा। तो तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, बी एल इंटू वी के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये मोशन कैसा था, ट्रांसलेशनल मोशन था। कैसा मोशन है, ट्रांसलेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन दिखाना शुरू कर देता, तो ये पॉइंट कैसा है, मेरा पिवट है।
पिवट पॉइंट होने का हमेशा मतलब समझो, मैकेनिक्स में पिवट का मतलब क्या है कि इधर फिक्स्ड है, इधर पे से ऐसे गोल घूमने वाला है, ठीक है। तो ये ऐसे गोल घूमते हैं, इसके अंदर ऐसे ऐसे गोल, ऐसे नहीं गोल घूमने वाला, ये मेरा समझो बार है, इधर फिक्स्ड है, इधर फिक्स्ड है, तो ये ऐसे गोल घूमने वाला है, ठीक है। पिवट मतलब जहाँ से घूमने वाला। अब पिवट हो रहा है, सर्कुलर मोशन दिखा रहा है, दिख रहा है ना, पिवट होकर सर्कुलर मोशन दिखा रहा है। इसके पहले सीधे सीधे ऐसे ऐसे चल रहा था, अब इसके अंदर गोल गोल घूमना शुरू कर दिया है, रोटेटिंग बार लगा दी है मैंने अंदर, ठीक है। पिछला वाला जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने ढूंढ के निकाला, बस वही फॉर्मूला हमको यूज़ करना है। इसका शेप और उसका शेप मिलता जुलता है, तो बी एल इंटू वी, तो ई की जगह पे लिखना चाहिए मुझको बी एल इंटू वी लिखना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रेट मोशन में चल रहा होता तो ये काम कर जाता, स्ट्रेट तो चल नहीं रहा, रोटेशनल मोशन दिखा रहा, रोटेशनल मोशन दिखा रहा है, तो मैं एक छोटा सा हिस्सा इसके अंदर से कंसिडर कर लूँगा, और ये छोटे से हिस्से की लेंथ जो है उसको कंसिडर कर लूँगा डी आर, छोटे सी लेंथ, और इसके अकेले के वजह से जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा होगा उसको मैं नाम दे दूंगा डीई। सिंपल है, हर बार करते हैं हम लोग ऐसे, कुछ नया नहीं ना, कंफ्यूज होने की जरूरत है। मुझको पूरी बॉडी कितना मोशन ईएमएफ प्रोड्यूस करेगी वो पता करना है, तो मुझको सारे छोटे छोटे डीई को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ बी वी इंटू डी आर, ई विल बी इक्वल टू बी निकला बाहर, वी निकला बाहर, ठीक है। हाँ, छोटी सी गलती, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना, गलती नहीं है कुछ भी। हम लोग सर्कुलर मोशन में देखते हैं v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा वाला एक कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। v को अगर मैं उसके कंपोनेंट में नहीं लाऊंगा तो फिर इंटीग्रेट नहीं कर पाने वाला। v की वैल्यू क्या होती है, आर ओमेगा। सर्कुलर मोशन जिन लोगों ने पढ़ा उनको मालूम है, सर्कुलर मोशन ही दिखा रहा है, ठीक है। तो ये v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा को मैं यहाँ डाल दे वाला, तो v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा इंटू डी आर, इसका इंटीग्रेशन होने वाला है। e इज इक्वल्स टू v निकल के बाहर खड़ा हुआ, ओमेगा निकल के बाहर खड़ा हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ r इंटू डी आर। आर को इंटीग्रेट करोगे तो तुमको क्या दे देने वाला है, आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 बी इंटू ओमेगा विल बी इक्वल टू ई, ई विल बी इक्वल टू 2, ओमेगा की वैल्यू याद रखो, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय टी, या फिर एन लिख सकते हो, वेयर एन इज फ्रीक्वेंसी, कितनी स्पीड से फ्रीक्वेंसी, एक सर्टन टाइम में कितना रोटेशन मार रहा है, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे सही है ना, कोई टेंशन नहीं। तो मैंने क्या लिखा था, मैंने इधर लिखा था बी इज इक्वल्स टू, इधर लिख सकता हूँ 2 पाई इंटू एफ, और यहाँ पे मेरे पास बचा है आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 ने 2 को काट दिया, ई इज इक्वल्स टू बी पाई। ध्यान देना, अभी एफ आर स्क्वायर बोल रहा हूँ, ये छोटा सा आर तो इसकी पूरी लंबाई के बराबर हो गया, तो आर लिखने के बजाय यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वहाँ पे एल का स्क्वायर लिखा है, एल स्क्वायर लिख दो, आर स्क्वायर लिख दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ठीक है। हाफ बी ओमेगा, हाँ, तो पाई एफ नहीं लिखा उन लोगों ने, ठीक है। उनका जो एक्सप्रेशन है वो भी ठीक है, उनका एक्सप्रेशन यहाँ पे रुक जाता है आके, इधर ही वो ऐसे लिखते हैं 1/2 बी ओमेगा, आर की जगह पे एल स्क्वायर डाल के छोड़ देते हैं। अपना भी ठीक है, ओमेगा का पता करते बेटा को, फ्रीक्वेंसी अगर दे दी है तो ये फॉर्मूला लगा दो, और एंगुलर वेलोसिटी दी है तो वो वाला फॉर्मूला। गुड, चले नेक्स्ट। जनरेटर, जनरेटर के अंदर क्या हो रहा है, अभी हम लोगों ने देख लिया कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही क्या कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम के क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है। ईएमएफ प्रोड्यूस करने का मतलब क्या कर रहा है, करंट प्रोड्यूस कर रहा है। कैसे प्रोड्यूस किया, बाय मोशन, मोशन मिला ना, करंट कम ज़्यादा नहीं करवाया अपन ने, मोशन दिखाया, किसका, कंडक्टर का, मैग्नेटिक फील्ड में। यहाँ पे भी वही करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड है दोनों, नॉर्थ पोल, नॉर्थ एंड का मैग्नेट, साउथ एंड का मैग्नेट, बीच में क्या रखा हुआ है, इसके अंदर टॉर्क वगैरह की बात हुई है पिछले वाले चैप्टर में, इसके बीच में क्या डाला है, ये तो है तो कंडक्टर ना, है तो कंडक्टर, कंडक्टर होने की वजह से क्या होगा कि इसके बीच में क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं। इन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को ये क्या करेगा, काटेगा, काटेगा, जब इसकी वेलोसिटी के हिसाब से इसके अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ चेंज ऑफ फ्लक्स एक्सपीरियंस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, कुछ ना कुछ ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। ये तो तुम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड से पढ़ा हुआ है कि जनरेटर काम कैसे करता है। बस इसके अंदर जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो फ्लक्स के ऊपर ध्यान देना है कि वो फ्लक्स कैसा है, देखना इसके अंदर जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है उसके ऊपर ध्यान देना कि फ्लक्स यहाँ पे जो होगा दैट विल बी बी ए कॉस ऑफ थीटा। बोलोगे कॉस थीटा क्यों डाल दिया, एक्चुअली में फ्लक्स ऐसा होता है, फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी बार डॉट ई बार, ऐसा लिखना चाहिए ना मुझको, डॉट प्रोडक्ट है दोनों के बीच में, डॉट प्रोडक्ट हटाऊंगा तो क्या लिखना पड़ेगा मुझको, कॉस थीटा लिखना पड़ेगा। ध्यान देना, थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा टी, क्यू वी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लीनियर वेलोसिटी की जगह पे एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा लिखना चाहिए ना मेरे को, गलती हो रही है, यस सॉरी, फाइन, ये थीटा, ठीक है, थीटा एंगुलर वेलोसिटी
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो ओमेगा यहीं पर है तो टाइम वहाँ लेकर के चले जाओगे तो ये क्या दे देगा तुमको, थीटा एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या लिख दिया, ओमेगा टी लिख दिया। सॉर्टेड, कोई कन्फ्यूजन नहीं ना, लिख लेना जहाँ पे भी ज़रूरत पड़े इसकी। तो बस इसी चीज़ को यहाँ पे लेकर के आते हैं, फ्लक्स के साथ मुश्किल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इंड्यूस्ड जो भी फ्लक्स है दैट विल बी बी ए, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी लिख लिया मैंने, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के रुक जाता हूँ। जितना इंड्यूस हो रहा है दैट इज माइनस एन टाइम्स ऑफ, कंडक्टर है खुद भी इंड्यूस हो जाता है थोड़ा बहुत, इस वजह से डी डी टी, ये हम लोगों ने लेंस लॉ के साथ साथ ही पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब एप्लीकेशन बेस्ड है, इस वजह से इसको इस तरीके से देखना पड़ेगा। जो भी इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है उसके सेल्फ इंडक्शन फिलहाल फिर से इस खुद ही अपने ही कॉज को क्या करेगा, रिपेल करना शुरू कर देगा। कैसे, खुद ही सोचना। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अंदर करंट इंड्यूस होता, वही कहानी वापस बता रहा हूँ। करंट इंड्यूस होने की वजह से इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड बन गई, इसकी मैग्नेटिक फील्ड उसी की मैग्नेटिक फील्ड को काटने लगी। जिस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसको करंट मिला, ये करंट लेकर के अपनी ही मैग्नेटिक फील्ड बना के उसी मैग्नेटिक फील्ड को काटना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। ये लेंस ने हमको होता है। लेंस ने बताया कि ई डायरेक्टली नहीं होगा, एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए डी फाई बाई डी टी पर डिपेंड करेगा, लेकिन नेगेटिव सेंस में, क्योंकि उसका समझ लोगे उसको, थोड़ा सा टेंशन मतलब उस चीज़ को लेकर के, ठीक है। इसकी वैल्यू अपने को में आता है यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ माइनस एन यहाँ पे लिख देता हूँ, डी डी टी ऑफ बी ए कॉस ओमेगा टी। बी भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, कॉस ओमेगा टी का बन जाएगा डिफरेंशिएशन साइन ओमेगा टी, ओमेगा निकल के बाहर खड़ा होएगा। मत पूछना कैसे, अगर यहाँ तक आप लोगों ने मैथ्स अगर अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है तो थोड़ा सा परेशान हो जाओगे। तो ई की वैल्यू इधर तक आकर के रुक जाती है। अब ई की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम पे है, तो मैं बोल देता हूँ कि मैक्सिमम करंट जब जनरेट होगा तो या तो +1 होगी साइन ओमेगा टी, या फिर क्या रहेगा -1 होने वाला है। तो उसकी वैल्यू क्या बन जाने वाली है, प्लस माइनस ऑफ एन बी ए ओमेगा। जब इन दोनों के बीच का एंगल परफेक्ट बैठेगा तभी करंट उसके अंदर से मैक्सिमम जाएगा। मैक्सिमम करंट तब जाएगा जब साइन की वैल्यू जो रहेगी अपने पीक पे रहेगी। साइन की वैल्यू पीक पे साइनोसाइडल वेव के हिसाब से +1 या -1 पे होती है। तो वो दोनों वैल्यूज़ को अगर अपन इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको ये वैल्यू माइनस प्लस के हिसाब से इसके अंदर मिल जाने वाली है। इसको हम लोग क्या बोलना शुरू कर देंगे, ई नॉट बोलना स्टार्ट कर देंगे। इसका मतलब है जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है मेरा, वो मेरे ई नॉट और किसके ऊपर डिपेंड करता है, साइन ओमेगा टी पे डिपेंड करता है। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि अगर साइन ओमेगा टी मैक्सिमम पे है तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1, तो मेरा अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो मैक्सिमम इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। अगर साइन हो गया -1 तो अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो मेरे कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो डिपेंड करता है कि मैक्सिमम कितना है, कितना इसका हो सकता है, और उसका रिलेशनशिप विद साइन ओमेगा टी। तो ई कैन बी रिटन एज साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो इसी को यहाँ पे कैसे लिखा जा सकता है कि ई कैन बी रिटन एज मैक्सिमम इनटू द एंगल बिटवीन देम, मैक्सिमम। ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन डिफरेंट है पर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये साइन ओमेगा टी और मैक्सिमम करंट, ये क्या है, ये हमारा मैक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ठीक है। अब E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ई नॉट की जगह पे हम ये पूरी कहानी लिख सकते हैं। फिर से क्या लिख सकते हैं, ये एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी लिखा जा सकता है, ठीक है। वही चीज़ को पे ओमेगा की जगह पे उन्होंने डाल दिया 2 पाई एफ वगैरह वगैरह। अब इसको और बढ़ाया जा सकता है आगे, पर इधर तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। साइन ओमेगा टी इन लोगों ने कैसे किया हुआ है, जैसे कर दिया वैसे कर देता हूँ मैं, कोई टेंशन नहीं। इसको लिखा जा सकता है 2 पाई एफ इंटू टी। एफ भी मरने वाला है, फ्रीक्वेंसी और टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया है भाई साहब ने। फ्रीक्वेंसी इज 1/t। नहीं जाएंगे अभी, परेशान नहीं करेंगे तुम लोग। बैक ईएमएफ, बैक टॉर्क का क्या मतलब होता है, ध्यान देना कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल टेंड टू रिड्यूस द आर्मेचर करंट। द इंड्यूस्ड ईएमएफ विच इज अनअवॉइडेबल ड्यू टू जनरेटर एक्शन इन अ मोटर इज कॉल्ड एज बैक ईएमएफ। क्या कर क्या रहे हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोगों ने एक मोटर ली, इंड्यूस्ड मोटर तो जानते ही हो, अभी बहुत टाइम से पढ़ रहे हो आप लोग, मोटर जनरेटर नॉर्थ पोल साउथ पोल। क्या किया, इसको करंट दिया, इधर से करंट दिया, इधर से करंट वापस आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये करंट देते हैं हम इसको, और ये क्या दिखाता है, मोशन दिखाना शुरू कर देता है। लेकिन अगर इसको उल्टे नज़रिए से दे, इसको करंट मत दो और मोटर को क्या करवाना शुरू कर दो, हाथ से घुमाना शुरू कर दो, तो वो किसकी तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, जनरेटर की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। देखो, इफ अ मोटर इज टर्न्ड बाय एन एक्सटर्नल व्हील, मोटर का काम क्या था कि तुम उसको करंट दो और वो रोटेट करे, क्योंकि जब तुम उसको करंट देते हो तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड और उसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटरफियर करती है, और ये क्या दिखाता है, मोशन दिखाता है। तुम उल्टा काम करो, तुम करंट देते हो, ये मोशन दिखाता है, तुम इसको मोशन दे दो,
ये क्या दिखाना शुरू कर देगा, करंट दिखाना शुरू कर देगा। जो करंट ये दिखाता है रिवर्स प्रोड्यूस हो रहा है, काम तो इसका था नहीं, तो जो रिवर्स प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, बैक ईएमएफ बोलना स्टार्ट कर देंगे। और जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसको हम बोलना शुरू कर देंगे बैक टॉर्क। देखो, इफ अ मोटर इज टर्न्ड बाय एन एक्सटर्नल मीन इट विल बिहेव एज अ जनरेटर, सो व्हेनेवर इज मोटर इज रनिंग इट्स जनरेटर एक्शन कैन नॉट बी टर्न्ड ऑफ। वो घूमना स्टार्ट कर दिया है जनरेटर की वजह से, लेकिन घूमते हुए वो क्या कर रहा है, अपने अंदर ईएमएफ भी इंड्यूस कर रहा है एज ए जनरेटर। ध्यान देना कि मोटर को तुमने क्या दिया, मोटर को तुमने करंट दिया, करंट की वजह से इसने क्या दिखाया, सर्कुलर मोशन दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन जब ये मोशन दिखा रहा है तो मोशन दिखाते हुए ये मैग्नेटिक लाइंस को खुद भी कट कर रहा है। तो जब वो मोटर है तब वो थोड़ा थोड़ा किसकी तरह बिहेव कर रहा है, जनरेटर की तरह भी बिहेव कर रहा है। और जनरेटर की तरह बिहेव करते हुए कुछ ना कुछ क्या प्रोड्यूस करने लग रहा है, करंट प्रोड्यूस करना। देखो ना, जनरेटर और मोटर के डिफरेंस कुछ नहीं होता, सिर्फ यही होता है कि हम करंट देते हैं और ये रोटेट होता है, हम इसको रोटेट करते हैं तो इसमें करंट बनता है, हम इसको रोटेट करते हैं तो इसमें करंट बनता है। लेकिन जब इसको करंट दिया है तब तो ये खुद भी रोटेट हो रहा है, खुद रोटेट होते हुए भी ये क्या प्रोड्यूस करने लगता है, अपने आप भी जनरेटर भी बनने लगता है, करंट भी प्रोड्यूस करने लगता है। तो जो ईएमएफ ये प्रोड्यूस करता है उसी को हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं, बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ जनरेटर नहीं प्रोड्यूस करते, बैक ईएमएफ सिर्फ मोटर प्रोड्यूस करती हैं, वो भी तब जब वो जनरेटर की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देती है। क्यों बिहेव करना स्टार्ट कर देती है जनरेटर की तरह, क्योंकि जनरेटर थोड़ी जानता है कि मैं जनरेटर हूँ, जनरेटर जानता है कि मेरे को घुमाओगे तो मैं करंट दूंगा। मोटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी उसको घुमा रही, पर घूम तो रहा है, घूम रहा है, मैग्नेटिक लाइन को काट तो रहा है, काट रहा है तो कुछ ना कुछ क्या प्रोड्यूस करने लगता है, करंट प्रोड्यूस करने लगता है। उसी करंट को बैक ईएमएफ या टॉर्क बोला जाता है। ठीक है, तो द इंड्यूस्ड ईएमएफ विच टेंड्स टू रिड्यूस द आर्मेचर करंट। अब इसमें से जो करंट डाल रहे हो इसके अंदर ही करंट भी इंड्यूस होना शुरू हो गया, तो आर्मेचर में आते हुए करंट को वही क्या करना शुरू कर देता है, अपोज करना स्टार्ट कर देता है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ विच इज अनअवॉइडेबल ड्यू टू जनरेटर एक्शन इन अ मोटर इज कॉल्ड एज बैक ईएमएफ। इसको रोक नहीं सकते, लकड़ी का ही बनाना पड़ेगा, फिर उसमें तो करंट ही नहीं जाएगा। इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर। अब ठीक है, हम लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं कि अंदर क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये क्या अकाउंट करता है, ये अकाउंट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, इसका मतलब क्या जनरेट हो रही है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना। इस एनर्जी का क्या रोल है, ये एनर्जी कौन से टाइप की है, इसकी इंटेंसिटी कितनी है, कितना फोर्स लगने पे कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और इसके अंदर भी कुछ ना कुछ एनर्जी का ट्रांजैक्शन हो रहा होगा ना। हम लोग कुछ अमाउंट ऑफ वर्क कर रहे हैं, जब ये हम बोल रहे हैं कि एक लूप ले लो, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कराओ, तो मूव करा रहे हो मतलब सर्टन अमाउंट ऑफ क्या डाल रहे हो, वर्क डाल रहे हो। जब तुम एक सर्टन अमाउंट ऑफ वर्क उसके अंदर डाल रहे हो तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी उसके अंदर जनरेट हो रही हो। ये एनर्जी क्या है, कैसी है, किस टाइप की एनर्जी को इक्विवेलेंट है, ये एक्सप्रेशन हमको उसके बारे में बताने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो हम लोग जानते हैं कि वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पहला फॉर्मूला हम लोग को याद रखना। अब वर्क डन पर यूनिट टाइम कैन बी रिटन एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज पावर, पावर कैन बी रिटन एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो पावर कैन बी रिटन एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम विल बिकम वेलोसिटी। इक्वेशन नंबर 1 बन गया। सही है, हम लोग मालूम है ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर। सही है, तो I कैन बी रिटन एज V अपॉन आर। I को मैं दे देता हूँ छोटा i जो अंदर करंट प्रोड्यूस हो रहा है, उसके लिए V की जगह पे लिख सकता हूँ EMF E डिवाइडेड बाय R। ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। चलो 2 नहीं बनाता इसको I। ठीक है, अब I कैन बी रिटन एज E की जगह पे लिख सकता हूँ B L इंटू V, पिछले वाले एक्सप्रेशन में मैंने देखा, इंटू R। ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 बन चुका है। ठीक है, ध्यान देना। फ्लक्स के बारे में बात कर रहे हैं। फ्लक्स कैन बी रिटन एज B इंटू एरिया। सही है, फ्लक्स कैन बी रिटन एज B इंटू ए, सो B इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। छोटी छोटी चीज़ें हमको क्या करनी है इसके अंदर जमा करनी, समझता है, क्लियर है। अब बस ये सब उठाओ इधर डालो, फोर्स के लिए आ जाते हैं। अब फोर्स जो प्रोड्यूस हो रहा है इसका एक्सप्रेशन हम लोगों ने I इंटू एल इंटू बी। अब यहाँ पे अगर आप परेशान होते हो कि फोर्स कहाँ से आया, तो पिछले चैप्टर्स थोड़ा सा पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, उसके अंदर हम लोगों ने फोर्स के एक्सप्रेशंस निकाले हुए हैं। फोर्स कैन बी रिटन एज I इंटू एल इंटू बी। अब बी I इंटू एल इंटू बी। ठीक है, अब ये I इंटू एल इंटू बी ये फोर्स का एक्सप्रेशन हो गया। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है, हाँ ठीक है, एक सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर देता हूँ आपके लिए। कोई बात नहीं, I की जगह पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे E अपॉन आर। ठीक है, I की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे E अपॉन आर इंटू एल इंटू पी। I की वैल्यू
आई की जगह पे उसकी वैल्यू क्या कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे। आई की वैल्यू बनती है बी इंटू एल इंटू वी डिवाइडेड बाय आर इंटू एल इंटू बी। दिस विल गिव मी द फोर्स। ये आई की वैल्यू मैंने कहाँ डाल दी, आई इसके जगह पे डाल दी। बी बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट विल बी बी स्क्वायर। एल एल के साथ बन जाएगा एल स्क्वायर। वी वैसे ही खड़ा रहेगा, दैट विल बी डिवाइडेड बाय आर। दिस विल गिव मी एफ। ठीक है, ये मुझको मिल गया है फोर्स एफ। अब फोर्स के साथ क्या इशू है कि फोर्स वी नो कि अगर मुझको पावर चाहिए तो पावर कैन बी रिटन एज फोर्स इंटू वेलोसिटी बाय दिस एक्सप्रेशन। इसको मैं लिख दूंगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय आर इंटू ये वाला वी। सो दिस विल बिकम बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर divided by r and that will be equal to p. This is power and power represents mechanical work. क्या रिप्रेजेंट करके देता है हमको, मैकेनिकल वर्क रिप्रेजेंट करके देता है कि हमने क्या काम किया हुआ है इसके ऊपर। अब मैं थोड़ा सा इसको आगे ले जाने की कोशिश करूंगा, ध्यान देना। ठीक है, अब पावर कैन बी रिटन एज वर्क पर यूनिट टाइम। पावर को कैसे लिखा जा सकता है, पावर को लिखा जा सकता है वर्क पर यूनिट टाइम। ये तो हम लोग जानते हैं। हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में एक एक्सप्रेशन पढ़ा था जहाँ था h इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। एच की वैल्यू क्या होती थी वहाँ पे, आई स्क्वायर आर टी होती थी। देखेंगे ध्यान, टेंशन नहीं लीजिए। मैं ये टी को नीचे लेकर के आ जाता हूँ, दैट विल बी हीट पर यूनिट टाइम एंड दैट विल बिकम आई स्क्वायर आर। ठीक है, आई की वैल्यू हम लोगों ने पता किया है, आई विल बिकम मेरा बी एल वी डिवाइडेड बाय आर इन का स्क्वायर इंटू आर। दिस विल बिकम बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, ये आर इस आर को काट देगा। दिस विल बिकम बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एंड दिस वाज अगेन द हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम। पावर वाज वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो द वर्क समझ में आता ना, यहाँ से पावर मैंने क्या निकाली, ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना, जगह का थोड़ा सा स्पेस का कमी है। पावर कैन बी रिटन एज वर्क डन पर यूनिट टाइम, नहीं कंफ्यूजन है वहाँ देखो, एंड दैट वाज बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। सब कुछ इक्विवेलेंट है, तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। कितना वर्क हमने उसके ऊपर किया हुआ है ये हमको बताएगा कि उसके अंदर कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है। सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इनसाइड विल बी इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। जमता है, मजेदार है ना। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया कि किया क्या है हम लोगों ने। यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे, अगला वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। नहीं तो यहाँ पे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये देखो, ये आजा भाई आजा, यस, यहाँ पे मैंने क्या कराने की कोशिश की है, यहाँ पे बेसिकली मैंने एक लूप लिया हुआ है। लूप दिखता है, ये लूप है ABCD वाला। ये लूप को मैं क्या कराने की कोशिश कर रहा हूँ, अंदर बाहर मूव कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जितना मैं इसके ऊपर क्या प्रोड्यूस कर रहा हूँ, वर्क डाल रहा हूँ, जितना मैं इसके ऊपर क्या प्रोड्यूस कर रहा हूँ, वर्क डाल रहा हूँ, उतना इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इस लूप की जगह पे एक प्लेट रख दूँ तो प्लेट में तो आग लग जाएगी, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस है क्योंकि और ज़्यादा फ्री। एक लूप है, लूप मतलब एक गोला, बस कुछ भी नहीं। अगर मैंने एक प्लेट डाल दी पूरी, तो प्लेट के अंदर तो बहुत करंट प्रोड्यूस होगा। अंदर जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग क्या बोलना शुरू कर देते हैं, एडी करेंट्स बोलना स्टार्ट कर देते हैं। जो हीट करेंट्स अंदर प्रोड्यूस होते हैं उनको क्या बोलना शुरू कर देते हैं हम लोग, एडी करेंट्स बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट अपना उसके ऊपर ये। तो उसी लूप के अंदर, मतलब उसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक लूप को चलाने के बजाय मैं क्या करने लगता हूँ, एक प्लेट को आगे पीछे मूव कराना स्टार्ट कर देता हूँ। जब मैं प्लेट को आगे पीछे मूव करता हूँ तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, एडी करंट्स प्रोड्यूस होने लगते हैं। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, प्लेट को थोड़ा थोड़ा क्या कर देते हैं, काट देते हैं, ताकि एडी करंट में क्या हो सके, प्रोडक्शन हो सके। क्योंकि जितना वर्क जाएगा उतना करंट प्रोड्यूस होगा, उतना ज़्यादा क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस होगी इसको क्या करेगी, डैमेज करेगी। इस हीट करंट्स को क्या बोला जाता है, एडी करंट्स बोला जाता है। समझता है। सेल्फ इंडक्शन क्या ही कहानी है सेल्फ इंडक्शन की, ये तो अलग ही पागलपन है सिस्टम का। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बैटरी लगाई, बैटरी लगा के मैंने करंट छोड़ा। पहले मैंने करंट छोड़ा 1 एम्पियर का, फिर 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, धीरे 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 बढ़ रहा है। ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर प्रोड्यूस हुई तो 1 टेस्ला की समझ लो, इमेजिन करो, इतना नहीं है, 2 टेस्ला का हुआ, 3 टेस्ला का हुआ, 4 टेस्ला का हुआ। ठीक है, अभी इसके अंदर क्या, मैग्नेटिक फील्ड, जब मैंने उतना करंट डाला तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई होगी उसके अंदर। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई होगी तो इसके अंदर कुछ ना कुछ क्या जनरेट हुआ होगा, फ्लक्स ही जनरेट हुआ होगा 1 टेस्ला पर टेस्ला मीटर स्क्वायर। ऐसे 2, 3, 5 ऐसे क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है तुमको क्या होते दिख रहा है, बढ़ते दिख रहा है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। इसमें से करंट डाला, मैग्नेटिक फील्ड बनी,
करंट कम था, मैग्नेटिक फील्ड छोटी थी, करंट बढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगी बढ़ने लगी बढ़ने लगी, बढ़ रही है मतलब मैग्नेटिक फील्ड कम ज़्यादा हो रही है, कम से कम ज़्यादा तो नहीं हो रही, कम से ज़्यादा हो रही। अगर मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव आ रहा है मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में बदलाव आ रहा है। अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स में बदलाव आ रहा है तो ये कंडक्टर खुद ही तो मैग्नेटिक फ्लक्स को भी एक्सपीरियंस कर रहा होगा, जो उसकी वजह से ही बदलाव आ रहा है। उसी मैग्नेटिक फ्लक्स का इस्तेमाल करके वो खुद के अंदर ही क्या करना शुरू कर देता है, ईएमएफ इंड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। और जो ईएमएफ इंड्यूस करना स्टार्ट कर देता है उसकी वजह से उसको क्या बोलना शुरू कर देते हैं हम लोग, सेल्फ इंडक्टेंस बोलना स्टार्ट कर देते हैं। क्या कर रहा है वो, खुद में ही करंट इंड्यूस कर रहा है, अगल बगल वाले में नहीं कर रहा। पिछले वाले केस में तुम लोग यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ, एकदम इनिशियल केसेस में क्या हो रहा था कि यहाँ पर इसके अंदर का बदलाव इसके अंदर प्रोड्यूस कर रहा था, ये खुद में भी करता है। ये और एक नमूना है, बाजू वाले को तो इंड्यूस कराता ही है, खुद भी इंड्यूस हो जाता है उसकी वजह से। ये भी बड़ी जादूगरी है इसकी। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, सेल्फ इंडक्शन बोला जाएगा। तो ठीक है, तो फ्लक्स का बदलाव ये हरकत कराता है। तो फ्लक्स तो जितना बदलेगा वो किसकी वजह से बदलेगा, करंट की वजह से। जितना ज़्यादा करंट सप्लाई करोगे उतना ज़्यादा क्या होगा, फ्लक्स में चेंज आएगा। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने की कोशिश करूंगा, एल लिखना पड़ेगा, एल कैन बी रिटन एज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, एल कैन बी रिटन एज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अगर मेरे को एल चाहिए होगा तो दैट विल बी रिटन एज फ्लक्स डिवाइडेड पर यूनिट करंट। ठीक है, सिंपल है। अब अगर समझो फ्लक्स एक कॉइल की वजह से नहीं, नंबर ऑफ कॉइल्स की वजह से हो रहा होगा, तो यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। फिर से कहानी वही है, एल लिखूंगा, आई लिखूंगा, फिर मेरे को आई की जरूरत एल की जरूरत पड़ेगी, दैट विल बिकम। अब उसी को मैं यहाँ पे एन लिख कर भी बता सकता था, पर ठीक है, समझ गए हो ना। एक कॉइल के अंदर एक टर्न नहीं होगा, मल्टीपल टर्न्स होंगे, तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं उसके लिए, एन लिखने वाले हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सर्किट इटसेल्फ अकाउंट, कुछ भी बकवास लिखी हुई है, समझ लो कि खुद के वजह से खुद ही पगला रहे हैं और कुछ नहीं। इसके बारे में 2 मिनट रुकेंगे, नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट करेंगे पहले। एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो एक मैग्नेटिक फील्ड में एक सर्टेन पॉइंट पे कितनी एनर्जी स्टोर हुई पड़ी है, इसके बारे में हमको बात करने की जरूरत है। ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमको कैपेसिटर्स को समझना पड़ेगा। तो जब हम कैपेसिटर्स पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो वहाँ हम लोगों ने देखा था कि उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है उसको हम लोग किससे लिखते थे, पोटेंशियल एनर्जी को CV² डिवाइडेड बाय R। अगर वो खुद ही इंड्यूस कर रहा है अपने आप को, तो दैट कैन बी रिटन एज L इंटू dI/dt। नहीं समझता, पीछे चलो। इसके अंदर ही हम लोगों ने देखा कि अभी हम लोगों ने देखा फ्लक्स के हिसाब से, उसी फ्लक्स को अगर मैं ई के टर्म्स में लगाने की कोशिश करूँ तो सेल्फ इंडक्शन के हिसाब से द ईएमएफ प्रोड्यूस इनसाइड विल बी ड्यू टू चेंज इन करंट पर यूनिट टाइम एंड अकॉर्डिंग टू द सेल्फ इंडक्शन वाला कांस्टेंट। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ, हम लोग जानते हैं कि वोल्टेज कैन बी डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंसेस वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन कैन बी डिफाइंड एज पोटेंशियल इंटू टाइम टी, थोड़ा सा वहाँ लिख। dw कैन बी रिटन एज, इसके जगह पे ई लिख दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा टी। ठीक है, ई की वैल्यू अभी अभी फाइंड आउट करके निकाला है ताज़ा ताज़ा, -L di/dt इंटू डी टी। ठीक है, di/dt इंटू डी टी। कुछ तो लोचा आएगा। हाँ, गलती फिर से क्या हुई है, यहाँ तक तो हमको ई का वैल्यू मिल गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के रुक जाएंगे। हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टाइम नहीं है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। ठीक है, तो V इंटू क्यू कैन बी रिटन एज W, dW कैन बी रिटन एज V इंटू डी क्यू। ठीक है, अब नाउ dW V पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी रिटन एज E इंटू डी क्यू। ई की वैल्यू है -L di/dt इंटू डी क्यू, दैट विल बी इक्वल टू dW। dW को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूँ तो मुझको वर्क मिल जाएगा। इंटीग्रेशन में लगा देता हूँ, यहाँ पे L लिख दिया, यहाँ पे देखो dQ/dt, ध्यान देना है, dQ/dt कैन बी रिटन एज I, करंट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे L इंटू आगे आ जाएगा I, यहाँ पे मेरे पास बच जाने वाला है dl। इंटीग्रेट करने से मुझको मिल जाएगा पूरा अमाउंट ऑफ वर्क, -L निकल के बाहर खड़ा हुआ, I निकल के बाहर खड़ा हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ सारा का सारा L को इंटीग्रेट करूंगा, दैट विल गिव मी L²/2। यहाँ पे वैल्यू बन जाने वाली है L²/2 -L इंटू I, दिस विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन, हाफ Li², हाफ Li²। ठीक है, Li का क्या लोचा है, हाँ सही है, हाफ LIdL का स्क्वायर। ये मेरा हो गया पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड जो भी है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। म्यूचुअल इंडक्शन जानते हो, ये कॉइल के अंदर करंट दूंगा, ये कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स ये एक्सपीरियंस करेगा, ये एक्सपीरियंस करके अपने अंदर भी करंट जनरेट कर लेगा। इसी को क्या बोला जाता है, म्यूचुअल इंडक्शन। इन इसकी वजह से इसमें प्रोड्यूस करते ही चले आ रहे हो अभी,
बस इसके अंदर हमको याद रखना है कि इसके अंदर जितना ज़्यादा करंट जाएगा, जितना ज़्यादा करंट जाएगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज़्यादा जाएगी, फ्लक्स उतना ज़्यादा चेंज होगा, ये भी उतना ही करंट एक्सपीरियंस करेगा। कितना, जितना फ्लक्स चेंज होगा उतना करंट एक्सपीरियंस करेगा। तो EMF इंड्यूस्ड इन द सेकेंड कॉइल ड्यू टू 1 विल बी डिपेंडेंट ऑन द फ्लक्स इन फर्स्ट कॉइल सेकेंड कॉइल ड्यू टू 1 एक्सपीरियंस्ड बाय फ्लक्स ड्यू टू 1। ठीक है, तो E21 विल बी रिटन एज -M1। इसको ऐसे बताने के बजाय इतना बात अभी याद रखो 1 मिनट के लिए। सबसे पहली चीज तो द फ्लक्स दैट इज एक्सपीरियंस्ड बाय द फर्स्ट प्रोड्यूस्ड बाय द, समझो इमेजिन करो इसको कॉइल नंबर 1 बोल देंगे, इसको कॉइल नंबर 2 बोल देंगे। मान लो द फ्लक्स इन कॉइल 1 ड्यू टू 2 विल बी डिपेंडेंट ऑन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल 2। इसके अंदर जितना ज़्यादा करंट डालोगे उतना ये ज़्यादा क्या करने वाला है, फील करने वाला है उसको। ठीक है, तो दैट कैन बी रिटन एज फ्लक्स 12 कैन बी रिटन एज M12 कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इनटू I2। ठीक है, ये फ्लक्स की वैल्यू हो गई। तो इसके लिए मुझको जब भी M12 की जरूरत पड़ेगी आई कैन राइट इट एज डिवाइडेड बाय I2। बस ये इतना सा फॉर्मूला अगर आप लोग याद रख जाते हो काम हो जाता है। ठीक है, इसको इसके टर्म्स में लिखना रहेगा, यहाँ उठा के यहाँ पे रखो, काम हो जाएगा। M12 की वैल्यू फ्लक्स को इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे लेकर के चले आओ, काम बन जाने वाला है। जमता है, ये है म्यूचुअल इंडक्शन। लास्ट टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर हमारे म्यूचुअल इंडक्शन का ही क्या है, एक एप्लीकेशन है। ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं हम लोग कि वोल्टेज को अप करते हैं या वोल्टेज को डाउन करते हैं, तो स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। क्या करते हैं, एक सर्टन अमाउंट ऑफ वोल्टेज करंट का आ रहा है तो उसको हम लोग या तो बढ़ा लेते हैं या तो कम कर लेते हैं। नंबर ऑफ कॉइल्स के ऊपर डिपेंड करता है, तुम लोग समझोगे इसको फ्यूचर में। तो इसके अंदर बेसिकली 2 कॉइल होते हैं, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। इसके अंदर हम लोगों ने करंट डाला, ठीक है, तो उसकी वजह से इसके अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड बनी। जब इसके अंदर से करंट कम ज़्यादा होने लगेगा, कम ज़्यादा होएगा इसके अंदर से करंट, तो सेकेंडरी कॉइल को क्या फील होएगा, फ्लक्स फील होने वाला है। जब ये फ्लक्स को फील करेगा तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होएगा, EMF प्रोड्यूस होएगा। तो इसके अंदर जो करंट तुम डाल रहे हो, EMF लगा रहे हो प्राइमरी कॉइल में, वो EP, और जो करंट सेकेंडरी में प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम बोलना शुरू कर देंगे ES। ये इस पे डिपेंड करेगा कि कितना फ्लक्स इसके अंदर चेंज हो रहा है, ये इस पे डिपेंड करेगा कि कितना फ्लक्स इसके अंदर चेंज हो रहा है। सेकेंडरी कॉइल जितना एक्सपीरियंस करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि कोएफिशिएंट लगाना पड़ेगा मुझको। अगर नंबर ऑफ कॉइल्स है मेरे पास तो मैं इसको लिखूंगा -N, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे भी काम करेगा। ठीक है, अगर मैं प्राइमरी इज टू सेकेंडरी का रेशो निकालने की कोशिश करूँ, ध्यान से देखना, सेकेंडरी इज टू प्राइमरी का रेशो निकालने की कोशिश करूँ तो वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि वो कैंसिल आउट कर ले जाने वाला है उसको। नहीं समझा, बताता हूँ, सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश करता हूँ। पहला फॉर्मूला ध्यान से देखने की कोशिश करो। द EMF प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी कॉइल विल बी माइनस द फ्लक्स एक्सपीरियंस्ड बाय द प्राइमरी कॉइल पर यूनिट टाइम। ठीक है, दैट विल बी NP। मैं NP नंबर ऑफ कॉइल्स टर्न्स अगर डाल दूं तो फ्लक्स एक्चुअली में कितना डाला हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सिर्फ प्राइमरी सेकेंडरी पे नहीं, इंडिपेंडेंट फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट फ्लक्स पे डिपेंड करना स्टार्ट कर देगा। सेकेंडरी कॉइल के साथ भी वही करें, जैसा ये रूल इसके ऊपर काम कर रहा है, सेकेंडरी कॉइल के ऊपर भी काम करने वाला है। सेकेंडरी कॉइल पे भी काम कर रहा है, दैट कैन बी रिटन एज NP, दिस कैन बी रिटन एज NS इंटू d5dt। अब ES अपॉन EP में करूंगा तो दैट विल बिकम माइनस NS d5/dt डिवाइडेड बाय माइनस NP d5/dt, d5/dt, d5/dt मर गया, माइनस माइनस गया, बचा NS/NP। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ कॉइल्स कितने हैं, उसके हिसाब से EMF का रेशियो हमको क्या हो जाने वाला है, मिल जाने वाला है। तो फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर, अगर कोई ट्रांसफार्मर आइडियल है तो जितना इनपुट उसके अंदर डाल रहे हो उतना ही आउटपुट उसके अंदर से निकल रहा है। ठीक है, तो द इनपुट पावर विल बी E इंटू IP, ES इंटू IP। यहाँ पे तुमको किसका रेशियो मिल रहा है, ES इज टू EP। पहला रेशियो तुमको किसका मिला था, NS अपॉन NP का मिला था। सेकेंड आइडियल ट्रांसफार्मर कंडीशन की वजह से दैट विल बी IP अपॉन IS। इन तीनों को यहाँ पे जोड़ दिया तो ये इक्वेशन बन जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसफार्मर्स। मूवी तो देखो ट्रांसफार्मर्स, ये वो अलग है। सो ये वाले चैप्टर में बस इतनी बात है। नेक्स्ट वाले चैप्टर के अंदर हम लोग और 1 शॉट में सब कुछ चीज़ें रिवाइज करवा के खत्म करने की कोशिश करेंगे। दैट विल बी द लास्ट चैप्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी वाला सीरीज। दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसके अंदर LR, LC, LCR सर्किट, फेजर डायग्राम्स वगैरह आते हैं जो तुमको बहुत हेल्प करने वाले एग्जाम के अंदर। तो वो मिस नहीं करना है आप लोगों को, वो 100% अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि बहुत सिंपल है। मैं बहुत सिंप्लीफाई करके वो डायग्राम्स बनाने की कोशिश करूँगा, परेशान नहीं होंगे उसके अंदर अपन बिल्कुल भी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए हैव फन।